वो बोले कि ठीक है ओके। वेरी गुड मॉर्निंग। अब देखो आवाज़ आ रही होगी शायद। मुझे अभी पता चला कि हमारी आवाज़ आप तक नहीं आ रही थी और हमने इतना कुछ बोला भी और इतना कुछ कहा भी आपसे। खैर फिर से शुरू करते हैं, फिर से प्रारंभ करते हैं। और आप लोगों को थोड़ा साथ इसलिए देना होगा क्योंकि पूरा जो कैरियर विल का जो ऐप है उसको फिर से नया किया जा रहा है और नए सर्वर और बहुत कुछ टेक्नोलॉजी में नया कुछ किया जा रहा है। तो ये परेशानी 2-4-5 दिनों तक की है। दिवाली के बाद ये परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। हम आपके सामने बिल्कुल सही समय पे खड़े थे और हमारा जो कमिटमेंट है आपके लिए वो उतना ही है। अभी एक और आपसे बात कहनी है कि आपका कोई चैट हमारे पास नहीं आ रहा है। आप जो कुछ भी लिख रहे होगे, गुड मॉर्निंग सर, लव यू सर, जो भी लिख रहे होगे, मेरे पास कुछ भी नहीं अभी आ रहा है। शायद थोड़ी देर में आएगा और जब आएगा तब आपसे हम इंटरेक्शन भी करेंगे। लेकिन क्लास प्रारंभ कर देते हैं और क्लास प्रारंभ तो मैंने कर दिया था लेकिन उसको अब रिपीट करना पड़ेगा। चलो रिपीट करते हैं। हमने आपको बताया कि कल के क्लास में टर्की, ईरान और इराक, इन 3 राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था, यहाँ के ऊर्जा संसाधन, यहाँ के पेट्रोलियम माइनिंग सेंटर्स और यहाँ के जो मुख्य शहर हैं, नगर हैं, यहाँ की भौतिक विशेषताएं हैं, इन सब के विषय में हमने जाना था। और आज आपको जानना है अब एक विशेष भू राजनीतिक पक्ष है पश्चिम एशिया का, एक संघर्ष क्षेत्र है जहाँ पे बहुत खूनी हिंसा का कई दौर चलते रहा है और कोई समाधान उसका नहीं निकलता है। तो कल हमने आपको वेस्ट एशिया के भू राजनीति में बताया था कि खूनी हिंसा का दौर, इराक और ईरान के बीच में युद्ध और इराक और कुवैत के बीच में युद्ध हुआ। और ये जो अरब वॉर है ये लगातार इसी कारण से यहाँ पे संघर्ष चलते रहता है क्योंकि आबादान जो कि ईरान में है वहाँ पर तेल का विशाल कुआं है। कुवैत में पूरी दुनिया का लगभग 9% तेल है और इराक की जो सीमा पर्शियन गल्फ से सटती है वो बहुत ही संकीर्ण है, इसलिए इराक को डिसएडवांटेज्ड कंट्री भी कहते हैं भू राजनीति शब्दावली में। तो इराक ये प्रयास करता रहा है कि कुवैत के ऊपर उसका कब्जा हो जाए और आबादान प्रोविंस को अपने अंदर में ले ले, जिससे कि पर्शियन गल्फ पे उसकी सीमा भी बढ़ जाएगी और पूरी दुनिया का लगभग 20 से 22% तेल का भंडार भी इराक के पास होगा। तब इराक एक बड़ी शक्ति के रूप में, शक्ति केंद्र के रूप में, एक पावर सेंटर के रूप में वेस्ट एशिया ही नहीं बल्कि विश्व में अपना एक प्रभुत्व रख सकता है, क्योंकि ऊर्जा संसाधन पर जिसका नियंत्रण होगा वही विश्व के भू राजनीति पर भी नियंत्रण करता है या उसको रेगुलेट कर सकता है या उसका नियमन कर सकता है। तो सब तो शक्ति संसाधन और ऊर्जा संसाधन के लिए जो संघर्ष है, जो पावर स्ट्रगल है एनर्जी रिसोर्स के लिए, उसको लेकर के भू राजनीति यहाँ पर गर्म होते रहती है। तो ये तो हमारे इराक, ईरान और कुवैत की कहानी थी। अब आज की दूसरी कहानी है। एक कहानी मैंने आपको और बताई थी। क्या हो गया? अच्छा ओके। हाँ, एक कहानी मैंने आपको और बताई थी, वो बताई थी मैंने इजराइल की, जो हम फिर से आपको बताएंगे। इजराइल के नीचे में मैंने बताया था कि ये हमारा ये पूरा जो क्षेत्र है ये सिनाई है, जो मिस्र का भाग है जिस पर इजराइल ने कब्जा किया था। ये जो तट से संलग्न भाग है इसी को गाजा स्ट्रिप कहते हैं। गाजा सिटी भी एक नीचे में है छोटा सा। और ये जो भाग है ये वेस्ट बैंक कहलाता है। जॉर्डन नदी के इस तरफ जो ये भाग है ये वेस्ट बैंक है। और ऊपर का जो ये सीरिया का भाग था जिसपे इजराइल ने कब्जा कर रखा था, ये गोलान हाइट्स का ये भाग है। तो ये जो भाग हम आपको दिखा रहे हैं ये पहले पूरा किसके कब्जे में आ गया था? ये इजराइल के कब्जे में आ गया था, लेकिन सिनाई को वापस कर दिया इजिप्ट को और गोलान हाइट्स को वापस कर दिया सीरिया को, और वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को लेकर के अभी फिलिस्तीनियों के साथ, और जेरूसलम जो वॉल्ड सिटी है, जेरूसलम के अंदर में वॉल बना हुआ है, दीवार है,
और वहाँ पे एक तरफ पैलेस्टीनियन रहते हैं, दूसरी तरफ जीव्स रहते हैं, यहूदी रहते हैं, या इजरायली कहते हैं इनको, तो वो रहते हैं। तो ये 3 पॉकेट्स में विवाद है फिलिस्तीनियों के साथ। इस पर भी एक कहानी है जो आपको हम कहेंगे, और अभी आपको हम ये विवाद, पहला विवाद मैंने आपको यहाँ बताया था आबादान को लेकर के, कुवैत के जो बुरान फील्ड्स है, बुरान फील्ड्स का नाम मैंने लिया था। ये 2 यहाँ पर विवाद आबादान और बुरान फील्ड्स को लेकर के था। यहाँ पर मैंने गोलान हाइट्स और गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक और ये जो सिनाई पेनिनसुला है, इसको लेकर के जो संघर्ष रहा है इजराइल और बाकी वहाँ के अरब के राष्ट्रों का, उस पर मैंने एक बेसिक चीज़ें आपको बताई है। अब आपको एक हम छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि वास्तव में इजराइल का विवाद है क्या, और वास्तव में इजराइल है कौन, इजराइल राष्ट्र कैसे बना, और इजराइल का अस्तित्व क्या है, आखिर ये यहूदी हैं कौन और कहाँ जाएं। तो इसके पीछे एक बहुत छोटी सी कहानी है। कहानी सुनने का जो उद्देश्य होता है कि आपका जो आपके अंदर में जो एक तो होता है कि ऊपर का सुपरफिशियल नॉलेज है आपके पास, दूसरा है कि आपको अंदर की चीज़ें भी पता हों। तो कहानी में सिर्फ 3 मिनट का 4 मिनट का समय लेंगे और आपको समझना है कहानी को। कहानी ये है कि जब ग्रीको रोमन साम्राज्य की स्थापना हो गई, ग्रीको रोमन साम्राज्य को ही, जो यूनानी और रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई, जब रोमन एम्पायर का विस्तार हुआ, तो उसी ग्रीको रोमन को हम लोग हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलेनिस्टिक। तो हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन, हेलेनिस्टिक सभ्यता का जब विस्तार हुआ, तो ये जो इजिप्ट के किनारे जो अलेक्जेंड्रिया सिटी है, या यहाँ पर जो लेबनान, जो लीबिया में, अल्जीरिया में, ट्यूनीशिया में, ये सब कई सारे सिटीज बने थे जहां पर ग्रीक का कॉलोनीज था। ग्रीको रोमन जो कल्चर है उसका वहां पर कॉलोनीज, उपनिवेश बना हुआ था, छोटा छोटा उपनिवेश बना हुआ था। और इस छोटे उपनिवेश में ग्रीको रोमन लोग ही रहते थे, वहां पे कोई अफ्रीकी लोग नहीं रहते थे। और ग्रीको रोमन लोग जो थे ये श्वेत हुआ करते थे, ये वाइट हुआ करते थे। और जो इजिप्ट का जो मूल निवासी है, जो यहाँ का किंग था, जिसको फराओ कहते हैं, फराओ आपने मिस्र की सभ्यता में पढ़ा होगा, तो ये जो फराओ किंग था, ये लोग ब्लैक्स थे। तो यहाँ पर इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है ये ब्लैक्स का है, और ये जो सिविलाइजेशन यहाँ पर ये वाइट का सिविलाइजेशन है। अब क्या होता है कि फराओ यहाँ का राजा जब बनता है, फराओ वहाँ के राजा को कहते थे, तो जो फराओ है उसने इन ग्रीक लोगों को दास बना लिया। रोमन एम्पायर का पतन हो गया, और जब रोमन एम्पायर का पतन हो गया तो जो वाइट लोग थे ये लोग सब स्लेव बन गए। अब ब्लैक लोगों के स्लेव बन गए, ये अरब के जो कल्चर के लोग थे उनके स्लेव बन गए, दास बन गए। अब इन दासों के साथ बड़ी इनको यातनाएं दी जाती थी और इनको बहुत मारा जाता था। स्लेव का मतलब क्या होता है आप समझते ही हो। तो ये जो स्लेव थे ये निकल करके ये यहाँ पे इजिप्ट में निकल करके ये पूरे डेजर्ट वाले एरिया में, इधर भी दूसरी तरफ भी, नील के दोनों तरफ इनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। ये सब खेतीहर मजदूर इस तरह के लोग थे, तो ये इनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि जो गरीब होता है उसका जनसंख्या ज़्यादा बढ़ता है, वो अपने संतान को ही प्रॉपर्टी मानता है, संतान को ही धन मानता है। वो सोचता है कि जितने हाथ होंगे घर में उतनी अधिक मजदूरी आएगी। इसके लिए एक इंदिरा गांधी का कोटेशन भी है, पोवर्टी ब्रीड्स पॉपुलेशन, पोवर्टी ब्रीड्स पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। इंदिरा गांधी ने, मैडम ने कहा था ये कि जो गरीबी है वह जनसंख्या का प्रजनन करती है, और जो डेवलपमेंट है वो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है। सबसे बड़ा जो निरोधक होगा गरीबी का वो क्या होगा? वो डेवलपमेंट होगा। तो जहां भी विकास आएगा वहां पर जनसंख्या अपने आप रुक जाती है। और जनसंख्या के वृद्धि का कारण बताया गया था पोवर्टी। हालांकि पोवर्टी ही सिर्फ कारण नहीं होता है, बहुत सारे सांस्कृतिक कारण भी होते हैं, धार्मिक कारण भी होते हैं। रोमन कैथोलिक्स या मुस्लिम्स या कई कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जिनमें ये मत है कि संतानोत्पत्ति उनके जीवन का उद्देश्य है, ऐसा कुछ मत है, तो उनका पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो करता है। तो सांस्कृतिक कारण भी है, सिर्फ ये कारण नहीं हो सकता है कि गरीबी सिर्फ कारण होता है, बिल्कुल नहीं। गरीबी लेकिन बहुत बड़ा कारण होता है, और जितनी भी गरीब पॉपुलेशन होगी उसमें शिक्षा का अभाव होगा, और शिक्षा का अभाव का मतलब ही होता है कि वहां पे नारी सशक्तिकरण नहीं होगा, और नारी सशक्तिकरण अगर नहीं होगा तो वहां पर निश्चित रूप से
जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि यदि नारी को ये राइट नहीं दिया जाएगा कि वो नो कह सके, तब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। नारी के मन को अगर पुरुष अपना बंधक बना के रखेगा, चाहे संस्कृति के नाम पे, चाहे धर्म के नाम पे, तो नारी को जब बंधक बना के रखोगे तो उसको नो कहने का राइट उसका खत्म हो जाता है। और जब वो नो नहीं कह सकती है, तो फिर वह एक बायोलॉजिकल मशीन बन जाती है, एक जैविक मशीन बन जाती है, जहां से सिर्फ बच्चे पैदा हो रहे हैं और उसका अपना जीवन में सोच, अपना चिंतन, अपना विकास, अपनी वैज्ञानिकता, ये सब चीज़ें कुंठित हो जाती हैं। वो सिर्फ एक मशीन बन जाती है। इसीलिए नारी सशक्तिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को समझना होगा और आपको याद रखना होगा कि दुनिया की आधी जनसंख्या 50% ऑफ ह्यूमैनिटी इज वुमेन काइंड। आपको याद रखना होगा कि 50% जो महिलाएं हैं पूरे विश्व में, वो 50% महिलाओं की पॉपुलेशन है। और अगर 50% महिलाएं बंधक हैं, या मानसिक बंधन ही सही, या प्रेम के कारण ही वो किसी बंधन में है, माँ के रूप में, बहन के रूप में अगर बंधन में है, उनको वो स्वतंत्रता नहीं है, तो समाज कभी विकसित नहीं हो सकता है। ये आपको यही पॉइंट ऑफ व्यू लिखना भी है यूपीएससी में, यही पॉइंट ऑफ व्यू पे हर साल प्रश्न आता है मेंस में, और इंटरव्यू में ये सही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हमारे विचारों को कभी मत समझा करो कि ये बाहर की बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं। हम बिल्कुल बड़े प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनली वही शब्द बोलते हैं जो आपके लिए हित में हो और आपको जो याद रखना है। तो नारी सशक्तिकरण से जनसंख्या का नियंत्रण का बड़ा गहरा संबंध है, आगे हम बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे कि जो ये पूरा हमारा कहानी जो सुना रहे थे, तो जनसंख्या बढ़ गई गरीबी के कारण यहाँ पे यहूदियों की, जो कि वाइट थे। अब क्या हुआ कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए जो वहाँ का फराओ, जो राजा है मिस्र का, उसने आदेश दिया कि इस जनसंख्या को रोकने के लिए जितने भी बच्चे जन्म लें उनको मार करके और नदी में फेंक दिया जाए, नील नदी में उसको डाल दिया जाए। तो ये काम होने लगा। लेकिन एक माँ ऐसा क्या करती है कि अपने बच्चे को फूल और पत्तों के बीच में रैप करके एक छोटे से नाव में, एक डलिया में, एक समझो लकड़ी का एक डलिया है, उसमें डाल करके फूल से ढक करके उसको नदी में तैरा देती है, मारने नहीं देती है जन्म के बाद। तो पहले क्या था कि जो मिस्र की नदी ऐसे बह रही है ना, तो इससे एक नहर निकाल करके महारानी का जो निवास हुआ करता था वहां से, ये देखो मुख्य नदी है, और ये नहर निकाल करके महारानी के निवास से एक नहर जाती थी। तो वो सौभाग्य से वो जो बच्चा था वो उस नहर वाले भाग से जा रहा था। तो नदी में महारानी नहा रही थी, राजकुमारी नहा रही थी, उसने उस बच्चे को उठाया। बच्चा बहुत सुंदर था, तो उसको ले जाकर के चुपचाप अपने हैरम में उसका लालन पालन करने लगी, और उसको बड़ा कर दी और उसको शस्त्र अस्त्र सब सिखा दी, घुड़सवारी सिखा दी। तो ये जो बच्चा है ना, इसी को मूसा नाम है, यही मूसा है, यही मोजेज है अंग्रेजी शब्दावली में। देखो मोजेज, तुमने मूसा का नाम सुना होगा, यही मूसा बनता है। तो ये मूसा जब है, ये बाहर निकलता है घूमने के लिए कभी कभी, तो देखता है कि उसके रंग वाले जो लोग हैं उनको लोग मार पीट रहे हैं, वो बड़े प्रताड़ित हैं। तो इसने क्या किया कि बदले की भावना से इसने जो ब्लैक लोग थे या जो मिस्र के लोकल लोग थे उन पे अटैक कर दिया और कुछ लोगों को मार दिया। तो वहां की आर्मी मूसा के पीछे भागी। तो मूसा भागते हुए इसी सिनाई का जो ये एरिया है, सिनाई के एरिया में ये मूसा यहाँ प्रवेश कर जाता है। और ये मूसा यहाँ पे प्रवेश करने के बाद यहाँ पे डेजर्ट में गिर जाता है। फिर तो कुछ दंत कथाएं हैं कि ऊपर से भगवान प्रकट हो गए और मूसा को उसने जादुई शक्ति दी। मूसा वापस लौटता है इजिप्ट के दरबार में और कहता है कि हमारे जितने भी रोमन जो वाइट कलर वाले जो लोग थे इनको स्वतंत्र करो। तो स्वतंत्र नहीं करता है। तो मूसा की वहाँ पे मैजिशियन से बहस और लड़ाई होती है। तो मूसा उसमें हार जाता है। जो गॉड थे उसने एक स्टिक दिया था, तो मूसा जाके वहाँ पटका तो बड़े सांप वाप निकल आए। कहानी है ये सब, इसे बिलीव नहीं करना। और तो ब्लैक मैजिशियन से इजिप्ट के राजा के, उसके भी सांप निकल आए। तो इस तरह क्या एक संघर्ष होता है। मूसा फिर वहां से भागता है और आर्मी चेज करती है। तो मूसा फिर सिनाई में घुसता है। दोबारा गॉड आते हैं, दोबारा गॉड इसको और जादुई शक्ति देते हैं। तो ये फिर लौट करके चला जाता है इस क्षेत्र में, वापस चला जाता है फराओ के दरबार में। और वहां इस बार उसने पूरी नील नदी को ही लाल रंग यानी रक्त से प्रवाहित कर दिया अपने जादुई शक्तियों के द्वारा, ऐसा कहानियों में कहा जाता है। लेकिन ये सत्य नहीं होगा, निश्चित रूप से अंधविश्वास है लोगों का। पहले की कहानियों में तो अंधविश्वास भी लगा रहता है। तो आपको ये समझना है
कि मूसा ही यहूदियों का पहला प्रॉफिट बनेगा। जो यहूदी हैं ये है कौन? ये जो उपनिवेशित क्षेत्र थे, ये भाग जो अफ्रीका के मेडिटेरेनियन कोस्ट के जो उपनिवेशित भाग थे, उसी उपनिवेशित भाग में जो केंद्र थे, प्रशासनिक केंद्र थे रोमन अंपायर के, उसी में रहने वाले ग्रीको रोमन लोग हैं। यही लोग मूसा के फॉलोअर बन जाते हैं और मूसा इन्हीं को स्वतंत्र करके और ले जाता है सिनाई पे। सिनाई पे फिर एक युद्ध का वर्णन है और यहां से ये शिफ्ट कर जाता है इस भाग में, जहां पर मूसा के लोग जो यहूदी हैं वो इस क्षेत्र में चारों तरफ धीरे धीरे करके अपना अधिवास बनाते हैं और फैल जाते हैं। लेकिन बाद में जब औद्योगिक क्रांति का काल आया तो यहाँ पे कुछ है नहीं, कोई रिसोर्स है नहीं, तो यहूदी फिर यहाँ से माइग्रेट करके यूरोप चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, जर्मनी में शिफ्ट कर जाते हैं। लेकिन जब हिटलर का काल आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला, तो उस समय यहूदियों को मारा जाता है और यहूदी वहां से वापस भाग करके 1948 में वापस अपने इस लैंड को वापस इसी लैंड पे आधिपत्य कर लेते हैं। पूरा सिनाई से लेकर के गाजा स्ट्रिप और ये पूरा गोलान हाइट्स का जो इनका एरिया था, पूरे पे इन्होंने कब्जा कर लिया वापस। और कहीं ना कहीं अमेरिकी हाथ भी था इन लोगों को सशस्त्र करने का। कई लोगों ने, यूरोप ने भी मदद की। जो हिटलर के अगेंस्ट जो फोर्सेस थी वो सब ने मदद की यहूदियों की। और यहां पर आकर के यही इजराइल का निर्माण होता है। तो यही इजराइल की छोटी सी कहानी है बाद में। लेकिन इसमें हुआ क्या था कि जो अरब लोग थे, जहां से मान लो कि जो बद्दू जनजाति थी, ये सब जनजातियां, जो इराक में कुछ जनजाति थी, सीरिया की जनजाति, ये जो अरब लोग थे आकर के जब यहूदी चले गए तो आकर के उनके जेरूसलम और जो पुराने सिटीज बने हुए थे वहां पे आकर के इन्होंने घर में कब्जा किया और आकर के रहने लगे और इसको स्थायी निवास बना लिया इस भाग को। तो ये जो है यही फिलिस्तीनी कहलाते हैं, पैलेस्टीनियन से ही लोग हैं। पैलेस्टीनियन लोग कौन है? ये मुस्लिम हैं, ये अरबी लोग हैं जो बाद में यहां पर आकर के यहूदियों के क्षेत्र में इन्होंने कब्जा बनाया। और जब यहूदी वापस आए तो फिलिस्तीनी लोगों से इनका संघर्ष बढ़ गया, अरब के लोगों से इनका संघर्ष बढ़ गया और खूनी हिंसा पे चीजें चली गई। तो आज भी जो फिलिस्तीन है, यहां पर एक छोटा सा भाग फिलिस्तीन के लोगों को दे दिया गया और इजराइल ने फिर बाद में सीरिया को उसका जमीन वापस कर दिया है, सिनाई को भी वापस कर दिया है। लेकिन अपने लिए एक छोटा सा देश इसने और बहुत ही पावरफुल सशक्त देश बना करके रखा हुआ है। और ये इजराइल का निर्माण कैसे हुआ? इजरायली कौन है? अगर कोई पूछे इजरायली कौन है, यहूदी कौन है, ये तो यहूदी सबसे एंशियंट पीपुल, एंशियंट ट्राइब्स माने जाएंगे, जो कि ग्रीको रोमन सभ्यता के लोग हैं। और इनकी मान्यताएं बहुत कुछ मिलती हैं हिंदुइज्म से। बहुत सारी मान्यताएं इनकी मिलती है हिंदुइज्म से। जैसे हिंदू में साधु लोग सब दाढ़ी वाड़ी बाल बढ़ा करके रखना होता है और तिलक लगाते हैं और फिर रोरी लगाते हैं, रोली, और जो अग्नि का पूजा करना और बहुत सारा ऐसा है मीथ, बहुत सारी चीजें मिलती जुलती है इजरायलियों की। तो ये जितने भी पुराने कल्चर थे ना, जैसे पर्शियन कल्चर भी था, तो उसका भी भारतीय सभ्यता से सब कुछ मिलता है। जो सबसे सनातन जो सभ्यताएं थी उसका मूल रूप लगभग एक ही था चारों तरफ, अग्नि पूजक होना और प्रकृति पूजक होना, एनिमिस्टिक होना, ये सभी पहले भी जैसा सब कुछ था। तो ये हमारी कहानी है इजराइल की। इजराइल पर अब आपको आने वाले समय में जो टीचर्स आएंगे IR में, शरद त्रिपाठी जी आएंगे, वो इजराइल से इससे आगे बताएंगे कि क्या है वहां पे, कौन सा पैक्ट हुआ, तो हमास क्या है, तो संघर्ष कैसे है, तो फिलिस्तीन का सुप्रीम लीडर अभी कौन है, ये सब बातें की जाएगी आपके साथ। तो ये हमारा पहला था इराक, ईरान और कुवैत के संघर्ष की कहानी। दूसरा था हमारा इजराइल की कहानी। और भू राजनीति के तीसरे पन्ने पे आज हम चलते हैं। तो यहां हम लोग देखेंगे कुर्दिस्तान की कहानी। अब आपको सुनाते हैं कुर्दिस्तान में क्या था और कुर्दिस्तान में क्या संघर्ष है। कुर्द कौन है, ये कुर्द जनजाति कौन है? ये कुर्द वही जनजाति है जिसने कि ISIS के अगेंस्ट जबरदस्त युद्ध लड़ा और ISIS को कई मोर्चे पर हराया इसने ISIS को। ये कुर्द कौन है ये भी समझना बहुत जरूरी है आपको। इससे आपका पूरा बैकग्राउंड तैयार होता चला जाएगा। पूरे UPSC की तैयारी, अखबार पढ़ने में आपको मदद मिलेगी, इंटरेस्ट भी आएगा। अब आपको बताते हैं कुर्द कौन है। KURD। कुर्द एक जनजाति है। कुर्द एक जनजाति है, एक ट्राइब है। और ये जो ट्राइब है ना, ये ऊंट और घोड़ा दोनों पालती है। इसका मुख्य है ऊंट पालना और घोड़ा पालना और घोड़े पे चलना। और इसकी कद काठी बहुत स्ट्रांग है। इसका जो
कमर के ऊपर का भाग होता है ना कुर्द का, ये बहुत पावरफुल होता है क्योंकि घोड़े पे चलते हैं और पूरा बहुत मैस्कुलर इनका ये ट्राइब है। ये एंशियंट आर्य, जो जिस आर्यन ट्राइब का यहाँ पे भारत में कल्पना किया जाता है, या जो आए थे बहुत छोटे ग्रुप में और यहाँ के जनजातियों से मिश्रित हो गए थे, तो उसी आर्यन ट्राइब का एक शाखा है कुर्द। ये जो सेंट्रल एशिया है ना, जैसे ही हम लोग जाएंगे आगे सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान दिख रहा है, उज्बेकिस्तान दिख रहा है, तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है, फिर एक कैस्पियन का एरिया है, तो कैस्पियन के बगल में ये रूस का एरिया है, फिर ब्लैक सी है तो इसके ऊपर में यूक्रेन मिलेगा, ब्लैक सी के ऊपर में यूक्रेन है, तो यूक्रेन और रसिया का जो भाग है ना, यही स्टेपी है। आपको हम बताएंगे बहुत अच्छे से, ये स्टेपी का भाग है। तो ये स्टेपी के भाग से ही निकल करके इधर और इधर और इधर ये आर्यन जनजाति इस 3 पॉकेट्स में गई है। पहला पॉकेट टर्की की तरफ घुसेगा, दूसरा पॉकेट ये ट्रांसकोकैसस है जो कि जॉर्जिया, अजरबैजान ये वाला एरिया में घुसेगा, यहीं से तेहरान और ईरान की तरफ घुसता है, यहीं से ये भारत की तरफ आएगा, और यहां पे जाओगे तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो सेंट्रल एशिया में भी यही ट्राइब जो आर्यन ट्राइब है उसका ब्रांचिंग इसी तरह से हो रहा है, जिसको हम लोग आर्यन ट्राइब कहते हैं। ये आर्यन लोग एक्चुअली प्रजाति के रूप में प्रोटो नॉर्डिक्स होते हैं। आप चिंता नहीं करना कि सर सिर्फ बोल रहे हैं, कुछ लिखवा नहीं रहे हैं, पहली बार तो सुनने की आदत डालो और समझने की आदत डालो। तो कई रेस होते हैं, प्रजाति होते हैं, जैसे मान लो कि आम है या कुत्ता है, तो कुत्ता में एक डॉबरमैन होता है ना, एक एल्सीशियन होता है ना, एक हमारे यहाँ का कुत्ता होता है ना, तो वैसे ही मानव भी है, मानव में भी प्रजातियां होती है। ऐसा नहीं कि सब मानव एक ही जैसा दिखता है, मानव में जो गुण धर्म है वो सब में एक है, मानव में जो एसेंस है, जो उसकी गुणवत्ता है वो सब एक है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन शक्ल सूरत में, भौतिक दृष्टिकोण से, जैविक दृष्टिकोण से मानव के प्रजाति में अंतर होता है। तो ये जो आर्यन लोग थे ये बड़े पावरफुल बिल्ट वाले लोग और बड़े शक्तिशाली लोग होते थे और घुड़सवार होते थे ये। तो इन्हीं का ये फैलाव है, यहां से स्टेपी से ये गए टर्की की तरफ, आए ईरान की तरफ, आए ईरान इराक की तरफ, और तीसरा सेंट्रल एशिया की तरफ इनकी शाखा गई है। और इनकी जो सेंट्रल एशिया की तरफ शाखा गई है वही कश्मीर में भी प्रवेश की है। और कश्मीर वैली में देखोगे तो आज भी आर्यन प्रजाति के लोग मिलते हैं, भले ही वो मुस्लिम हो गए हैं, कन्वर्जन हो गया उनका एक समय के बाद, लेकिन वो मिलते हैं वहां पर। और पंजाब में भी देखोगे तो पंजाब में भी, हरियाणा में भी कहीं ना कहीं आर्यन प्रजाति का रूप मिलता है। उत्तर प्रदेश, बिहार का, एमपी का जो अपर कास्ट समुदाय है, जो वहाँ का रूलिंग क्लास जैसा जो समुदाय रहा है, उसमें भी आर्यन ब्लड्स मिलता है। तो ये फैलाव है पूरा आर्यन लोगों का। तो ये कुर्द भी वास्तव में एक जनजाति है, और ये कुर्द भी, इन कुर्दों की जो प्रजाति है वो कहलाती है प्रोटो नॉर्डिक्स। प्रोटो नॉर्डिक्स ये इनकी प्रजाति का नाम है। जैसे अफ्रीका के लोग होते हैं उनको कहते हैं निग्रो, वो निग्रोइड्स हैं या नेग्रीटोज हैं, वैसे ही प्रोटो नॉर्डिक्स एक प्रजाति है। कुर्द है, ये प्रजाति है। अब देखना है कुर्दों का निवास स्थल क्या है। अब हम लोग आते हैं कि कुर्द लोग निवास कहां करते हैं। तो कुर्द लोग एक जंक्शन है, 4 देशों का एक जंक्शन अगर आपको दिखेगा तब आपको मजा आएगा। देखो यहां पर सीरिया हो गया, ये सीरिया का भाग है, ऊपर में यूफ्रेटस की जो वैली है उसके ऊपर का भाग सीरिया के ले लो। ये जो हमने देखा ऐसे कलर किया, ये मोसूल और किरकुक का एरिया ले लो, मोसूल और किरकुक का एरिया ईरान से ले लो, और लेक वान का जो पूरा एरिया है, और ये उर्मिया का जो एरिया है, लेक उर्मिया, लेक वान और किरकुक, मोसूल, और इधर सीरिया का, उत्तर पूर्वी सीरिया का भाग। तो ये जो पॉकेट जो हमने शेडिंग कर दिया, ये पूरे एरिया में यानी 4 राष्ट्रों में कुर्द जनजाति रहती है। अब ये कुर्द जनजाति एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए संघर्षरत है। कुर्द टर्की में भी है, लेक वान वाले एरिया में टर्की में भी कुर्द रहता है, सीरिया में भी कुर्द रहता है, और ये कुर्द ईरान और इराक में भी रहता है। तो ये जो पूरे बेल्ट में रहने वाली एक जनजाति है उसको कुर्दिस्तान कहते हैं। ये कुर्दिस्तान कुर्द बार बार डिमांड करते हैं कि हमें भी एक राष्ट्र बनाने का मौका दिया जाए, हम एक नेशनैलिटी हैं, हमारे एक जनजाति को आपने 4 भागों में बांट दिया है, हम लोग कहीं के नहीं रहे, हमारी सभ्यता टूट रही है, हमारा आपस में मैरिटल रिलेशनशिप जो होता था, शादी ब्याह या सब जो घुमक्कड़,
हालांकि सीमाएं सील नहीं की गई हैं वहां पे, आज भी लोग आपस में घूमते ही हैं, लेकिन अब जैसे जैसे इनका राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे खूनी संघर्ष बढ़ता जा रहा है, और खूनी संघर्ष बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अमेरिकन स्पाई एजेंसीज भी यहाँ पे काम कर रही हैं, जो कुर्द को कहती हैं कि अपने राष्ट्र का डिमांड करो, क्योंकि यहाँ पे अगर इस पॉकेट में आग लगा हुआ है तो समझो कि इसी में इराक, ईरान, टर्की, सीरिया, ये सारे राष्ट्र यहीं पे इसी को क्वेल करने में, इसी को शांत करने में बिजी रहेंगे। तो जब यहाँ पे बिजी रहेंगे, यहाँ पे व्यस्त रहेंगे इस कुर्द वाले बेल्ट में, तो इन लोगों का फिर ध्यानाकर्षण अपने आर्थिक प्रगति की ओर, या विश्व के भू राजनीति की ओर, या यूरोपियन यूनियन से पंगा लेने की ओर, या यूएस कनाडा जो जो नाफ्टा है, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एरिया, ये सब जो बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ नहीं होगा। उससे वो स्मूथ ट्रेड करेंगे और कुर्दिस्तान वाले समस्या में ये जूझते रहेंगे। कई बार ऐसी थ्योरीज आते रहती हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि शायद वहां का अपना ये खुद ही कारण है कि कुर्द लोग खुद ही उतारू हैं, और यहाँ पे आग तो वैसे ही फैली हुई है। तो हमने देखा कि ईरान इराक का ये जो भाग है, कुवैत का एक पॉकेट, यहाँ पे संघर्ष है, दूसरा इजराइल वाले भाग में संघर्ष है, तीसरा ये कुर्दिस्तान में संघर्ष है, और चौथा मैंने बताया था नॉर्दर्न साइप्रस में टर्की ने कब्जा कर रखा है, तो साइप्रस का इस भाग में भी संघर्ष है। तो संघर्ष के कई पॉकेट्स निकल करके सामने आ रहे हैं। वैसे ही ओमान, यहां देखो तो ओमान ने इस भाग पे, मैंने कल ही बताया था, ओमान ने इस भाग पे कब्जा कर रखा है। तो यहां भी संघर्ष है, यहां भी शक्ति संघर्ष है। यहां पे यूएई के जो छोटे छोटे 7 राष्ट्र हैं, यूएई एक कॉन्फेडरेशन है, आज आपको बताएंगे। यूएई जिसको कहते हैं वो एक परिसंघ है, वो एक कॉन्फेडरेशन है, वो कोई राष्ट्र नहीं है। यूएई कोई राष्ट्र नहीं है, वो एक परिसंघ है। और परिसंघ का मतलब होता है कि कई राष्ट्र आपस में मिलकर के एक परिसंघ बनाते हैं, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र को ये राइट होता है, राइट टू सिसीड, वो जब भी चाहे अलग हो सकता है परिसंघ से। संघ और परिसंघ में यही अंतर होता है, आपको समझना होगा कि संघ और परिसंघ, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में क्या अंतर होता है। तो कॉन्फेडरेशन जो एक यूनियन है, बड़ा ही वीक यूनियन होता है, कमजोर यूनियन होता है, उसमें कोई भी राष्ट्र कभी भी अपने मत से अलग हो जाता है, वहां हर राष्ट्र की संप्रभुता कायम रहती है। लेकिन जो संघ होगा उसमें जैसे अमेरिका एक संघ है, फेडरेशन है, तो वहां पे सारे राज्य हैं, 50 जो राज्य हैं वो 50 को राइट है, अपने संविधान भी उनका है, लेकिन वो संप्रभु नहीं है, उनको राइट टू सिसीड नहीं है, वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं। तो अमेरिका एक संघ है, लेकिन यूएई एक परिसंघ है। परिसंघ मतलब इसमें जो भी राष्ट्र हैं, जो शेखडम्स हैं, यहां जैसे किंगडम होता था, पहले किंगडम होता था, स्टेट होता था, यहां पे शेखडम कहते हैं, क्योंकि यहां पे शेख लोगों का रूल है। तो यूएई एक शेखडम है ना। तो शेखडम में यहां पे कुल 7 शेखडम्स हैं, और एक प्राइमरी शेखडम होगा, उसका जो सबके हेड होगा। तो एक परिसंघ बना हुआ है यहां पर। तो ये परिसंघ, और ये जो ओमान का यहाँ पे जो गल्फ ऑफ हार्मुज को जो कंट्रोल करता है, तो यहां भी एक शक्ति संघर्ष का केंद्र बनता है। तो आपको याद रखना है कि शक्ति संघर्ष केंद्र नंबर ये 4 हो गया हमारा। ये हो गया हमारा पहला शक्ति संघर्ष, ये इजराइल वाला दूसरा, ये कुर्दिस्तान वाला तीसरा, ये साइप्रस वाला चौथा, और ये 5वां शक्ति संघर्ष है यहाँ पर ओमान वर्सेस यूएई का जो शक्ति संघर्ष है। और एक शक्ति संघर्ष और है जो कि चलता है, वो है ओमान और येमेन के बीच में। ओमान और येमेन के बीच में आप सीमा देखो तो सीधे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया गया है। ये वही यूके अंग्रेजों ने ये सीधे सीधे एक रेखा यहाँ पे खींच दिया, जबकि ओमान येमेन में अपने लैंड को क्लेम करता है, और येमेन का कुछ ट्राइबल एरिया है जो कि ओमान की तरफ पड़ता है। तो यहां भी येमेन और ओमान के सीमा के पास भी एक शक्ति संघर्ष है। तो शक्ति संघर्ष केंद्र नंबर ये 6 बनता है यहां पर। पूरे वेस्ट एशिया में शक्ति संघर्ष के कितने केंद्र बनते हैं, इसको जरूर समझना है। ये 6 के 6 पॉइंट्स को आप नोट डाउन करो, तभी आपके जो आईआर के टीचर हैं, जो करंट के टीचर हैं, इसी के ऊपर में आपको बहुत अच्छा बताएंगे और आपको पूरी कहानी खोल करके सुनाएंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि शक्ति संघर्ष का केंद्र कहां है, और शक्ति संघर्ष के साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि तेल के कुएं कहां कहां पर हैं। कल हमने आपको तेल के कुएं का जो इराक में है, ईरान में है, और जो
टर्की में भी है कुआं, तेल का कुआं, इजमीर के पास है, भूमध्य सागरीय तट के पास है, वहां भी है थोड़ा कुआं। और कल हमने आपको ईरान करवाया था, इराक करवाया था, टर्की करवाया था। अब हम लोग चलते हैं सऊदी अरेबिया में, और सऊदी अरेबिया की सीमा किससे मिल रही है पहले आपको देखना। ये रहा जॉर्डन, जॉर्डन से मिल रही है सीमा। दूसरा है फिर इराक से मिल रही है सीमा। तीसरा है कुवैत से मिल रही है सीमा, यानी जॉर्डन 1, इराक 2, कुवैत 3 और यूएई 4, यूएई से सीमा मिल रही है 4, और ओमान 5, और ये है हमारा यमन 6, यानी कुल 6 देशों से इसकी सीमाएं मिल रही है। जो लैंड सीमा है, जो भूमि सीमा है, उसी को काउंट करते हैं, जल वाले सीमा को काउंट नहीं करते हैं। और एक और है हमारा 7वां, जो है डोहा, ये कटर से भी इसकी सीमा मिल रही है, सीमा नंबर 7। यानी सऊदी अरेबिया एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी 7 देशों से सीमाएं मिल रही है, और ये इजराइल से भी ज्यादा है। इजराइल को देखोगे तो ये 1, 2, 3, 4 राष्ट्र से मिल रहा है, जबकि सऊदी अरेबिया की सीमाएं 7 राष्ट्रों से मिल रही है। ओके, आप लोग का कोई एसएमएस आज नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कैसे हो, कहाँ हो, कितना पढ़ रहे हो, समझ में आ भी रहा है या नहीं, मुझे रिपीट करना है या नहीं। खैर जो भी है, एक कोशिश करके देखते हैं कि शायद अभी आ रहा हो। अभी भी कोई कमेंट और नाम नहीं आ रहा आपका। चलो कोई बात नहीं है। अब यहां देखते हैं कि अब अरब के विश्लेषण में आते हैं, सऊदी अरेबिया में आते हैं। सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा राष्ट्र है एरिया के आधार पे। आप देखोगे तो सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा राष्ट्र है, और जो अरेबियन पेनिनसुला है ये सबसे बड़ा पेनिनसुला है पूरी दुनिया में, सबसे बड़ा पेनिनसुला है, ये भी आपको याद रखना है। अब सऊदी अरेबिया में सबसे पहले चलते हैं कि भाई इसकी महत्ता क्या है, महत्व क्या है। तो सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक राष्ट्र है, और यहां पर मैंने कल भी आपको दिखाया था कि जो पवित्र सिटी, जो पवित्र स्थल है मक्का, ये मक्का पूरे मानव समुदाय, किसी भी धर्म का हो, सबके लिए पवित्र जगह है। और मक्का जिसको हम लोग कहते हैं इंडिया में मक्का यहाँ पर है, और दूसरा मदीना उसके ऊपर में है। यहीं पर शैटन का स्टोन पेल्टिंग सेरेमनी होता है। और मक्का में एक बीच में ऐसा जगह है जहाँ पे लोग कहते हैं कि शिवलिंग है शायद वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या है ये तो किसी को मालूम नहीं है, शिवलिंग है या नहीं ये भी किसी को मालूम नहीं है। ये बेवजह एक विवाद का विषय है। जो जैसे यथावत है संसार वैसे ही चलना चाहिए। इतिहास को खोद करके उसके मुर्दे को उखाड़ने से और उस मुर्दे को फिर से करने से कोई फायदा नहीं है। आगे इंसान कैसे मानव बन करके जिए, और ये जो धर्म के पंडित हैं इनसे कैसे बचा जाए, और विज्ञान को कैसे अपनाया जाए, ये हर मानव का, हर संस्कृति का ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, और मानना भी पड़ेगा आपको। तो वहाँ पे शिवलिंग होने की संभावना है या नहीं, इस पे विदेशियों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। और जो इस्लाम के सबसे पुराने जानकार हैं, जो पुराने इस्लाम के जानकार हैं, वो भी कहते हैं कि जब जो मोस्ट एंशियंट गॉड है वो तो शिवा ही है। और वेस्ट एशिया के सिविलाइजेशन में शिवा जैसे गॉड का, जैसे इंडस वैली में भी जाओगे तो पशुपति का कॉन्सेप्ट मिलता है। तो किसी भी एंशियंट सिविलाइजेशन में जाओगे, अफ्रीकन सिविलाइजेशन में जाते हैं, असीरियन में जाते हैं, या ग्रीको रोमन में जाते हैं, तो वहाँ शिवा जैसा कॉन्सेप्ट है। जैसे जो यहाँ पे एक जनजाति है, येजिद जनजाति है, जिसको कि आईएस ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, येजिद्स को ख़त्म कर दिया। यहाँ सीरिया के इसी भाग में रहते थे लोग, इसी भाग में मोसूल और यही वाला जो एरिया था यहीं पे रहते थे। येजिद जनजाति कहते थे उनको, येजिद्स। तो ये येजिद्स थे, ये लोग करते थे नाग की पूजा करते थे, अग्नि पूजा करते थे। इनका हिंदू मंदिर हुआ करता था, हिंदू मंदिर इनका हुआ करता था। तो इस बार जो इस्लामिक स्टेट था इनके पूरे समूल नाश कर दिया। अब तो यहाँ पे इनका एक कुछ नहीं शेष रह गया है, मंदिर को भी सब ध्वस्त कर दिया गया है। ये तो खैर बहुत दुखद है, इसको तो क्या कहें
कि इनकी पूरी सभ्यता को यहाँ ख़त्म कर दिया गया और येजिद्स के जो महिलाएं थी, महिलाओं को कैप्चर करके उनको अपने साथ ले गए लोग, और पुरुष थे उनकी हत्या कर दी गई। तो ये एक और जनजाति के विषय में आपको हम बता रहे हैं कि येजिद जनजाति यहाँ पे रहती थी, जो कि लगभग इनका नाग पूजा और अग्नि पूजा और मंदिर जैसा स्ट्रक्चर है उनका। हालांकि ये भी इस्लाम को ही फॉलो करते थे, इस्लामिस्ट होते हुए भी, ये प्रोफेट को मानते हुए भी अपनी परंपराओं को ढो रहे थे, फिर भी इन लोग को मार दिया गया है और पूरा येजिद जनजाति को ही खत्म कर दिया गया है, यहाँ से नक्शे से ही खत्म कर दिया गया है। ये तो बहुत रिसेंट घटना है। ऐसे ही नक्शे पे सबको ख़त्म करने की योजना अगर कोई बनाता है तो ये बहुत दुखद है। संसार तो एक खूबसूरत बाग है, उस हर बाग में हर फूल को खिलना चाहिए, हर फूल सुंदर है। अगर इस भावना से इंसान नहीं जिएगा और इस भावना से आप यूपीएससी में निबंध नहीं लिखोगे, इस भावना से यूपीएससी इंटरव्यू में नहीं बोलोगे, तो ऐसे भी काम नहीं चलना है। इसलिए इस भावना को जन्म देना है अपने अंदर में। तो येजिद्स का ये बहुत बुरा हाल हुआ यहाँ पे, इस पार्ट में जहाँ पे नॉर्दर्न सीरिया और ये मोसुल और अरबिल वाला जो एरिया था यहाँ पे। ओके, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि यहाँ पे अगर मान लो कि मक्का में वहाँ पे कुछ शिवा की तरह का ही कई सारा गॉड हुआ करता था पहले, तो वहाँ के लोग मान्यता, उन लोगों की मान्यता थी, उसमें हमारे सिविलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। और अगर ऐसा है भी तो जो वर्तमान की भू संस्कृति है ना, उसको सब लोग रिस्पेक्ट करें और ये मुर्दा नहीं उखाड़ें कहीं भी जा करके, या इस तरह की बात ना करें। ओके, तो ये हमारा येजिद वाला भी आपको जरूर याद रखना है, येजिद को याद रखना है। सऊदी अरब में हम लोग बात कर रहे थे, तो पवित्र यहाँ पे सिटी है मक्का, यहाँ पे है मदीना, और हमने जिद्दा की बात की थी, जिद्दा सिटी की बात की थी। जिद्दा में अमेरिकन जो फाइटर बॉम्बर एरोप्लेन्स हैं, या जो लॉन्गेस्ट एयर स्ट्रिप बना रखा है अमेरिका ने, यहाँ पे हवाई पट्टी बना रखा है जिद्दा में अपने फाइटर प्लेन्स के लिए। तो जिद्दा पे पूरी तरह से नियंत्रण है अमेरिका का। और आप फ्लाइट से अगर जाते हो यूरोप, तो जिद्दा में फ्लाइट उतरती है, यहाँ से ही आगे टर्की जाएगा, जिद्दा से ही यूरोपियन सिटीज़ में जाता है। तो यहाँ जिद्दा में एक ब्रेक भी लिया जाता है, कई बार जिद्दा में फ्लाइट उतरता है, कुछ फ्लाइट यहाँ भी उतरता है, यूएई में भी, अबू धाबी में, दुबई में फ्लाइट उतरता है। तो कुछ फ्लाइट दुबई होकर के यूरोप जाता है, कुछ फ्लाइट जिद्दा होकर के जाता है। तो जिद्दा एक बहुत बड़ा एयर स्ट्रिप है, आपको याद रखना है, जिद्दा एयर स्ट्रिप है, सैन्य भी है, सैन्य अड्डा भी है अमेरिका का ये। ओके, अब आपको हमने बताया था कि भाई सऊदी अरेबिया में रबल खाली एक डेजर्ट है और यहाँ पर अन-नाफूद डेजर्ट है, कई बार बताया, आपको याद हो गया होगा। और जो अन-नाफूद का एरिया है, यहाँ पर बेदौइन्स जनजाति रहती है, BEDOUINS, बेदौइन्स जनजाति रहती है। तो ये बेदौइन्स जनजाति ही यहाँ पर, ये कैमल ब्रीडर हैं और इन्हें भी घोड़ा भी पालते हैं, लेकिन कैमल ब्रीडर हैं ये, कैमल्स इनका सबसे महत्वपूर्ण कैमल ब्रीडर हैं ये। कैमल यानी ऊंट पालक हैं, ये जनजाति है। और ये बेदौइन से यही चारों तरफ घूम घूम करके व्यापार भी करती है। अब आपको देखना है कि सऊदी अरेबिया में रिसोर्स क्या है, सऊदी अरेबिया का रिसोर्स क्या है। तो सबसे पहले तो है पेट्रोलियम। ये दुनिया का लगभग, पहले तो ऐसा माना जाता था ना कि दुनिया में, आपको बुक्स में कई तरह का मिलेगा कि पहले आपको मिलेगा कि दुनिया का लगभग 30% पेट्रोल सऊदी अरेबिया में है। लेकिन मान लो कि ये 1961 का ये डेटा है, लेकिन बाद में जब अन्य राष्ट्रों ने भी तेल का उत्पादन शुरू कर दिया, तो ये 30% तो नहीं रहेगा ना, वो घटते चला जाएगा। तो अब 20 से 21% जो दुनिया का पेट्रोल है वो आज भी सऊदी अरेबिया के पास में है। 20 से 21% पेट्रोल सऊदी अरेबिया के पास है। कहीं कहीं आपको ये 24 का डेटा मिल जाए, कहीं 22, तो ये घबराना नहीं चाहिए आप लोगों को। अलग अलग सोर्स से, अलग अलग मेजरमेंट से ये सब डेटा बदलते रहता है। तो पेट्रोलियम का 20 से 21% है। अब देखना है कि पेट्रोलियम कहाँ कहाँ मिलता है और किन किन भागों में पेट्रोल मिलता है। तो आपको पहले एक लिस्ट बना दें कि अल दहरान, अल दमाम, रास तनूरा, ये 3 सबसे बड़े फील्ड हैं। रास तनूरा,
अब यहां पे तो दिखा नहीं रहा है, हमारे इस एटलस पे नहीं दिखा रहा है, यहां पे सिर्फ दमाम और दहरान दो तटीय क्षेत्र दिखा रहे हैं। ये देखो, ये अल जुबाइल भी है। ये पूरा जो क्षेत्र है ना, ये देखो पेट्रोल का सबसे बड़ा अड्डा है, अल जुबाइल। तो ये अल दहरान, अल दमाम और अल दमाम नहीं, अद है, AD, अद दमाम और रास तनूरा और अल जुबाइल, ये 4 सबसे बड़े पेट्रोल के उत्खनन केंद्र हैं। इन चारों का नाम तो आप लिख लीजिए। और ये 4 सबसे बड़े पेट्रोल के उत्खनन केंद्र मिलेंगे। अब इसमें है रास तनोरा। रास तनोरा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तेल शोधक, ये सबसे बड़ा, पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक केंद्र है। जैसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक केंद्र कौन हो गया? कौन हो गया? जामनगर। जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक केंद्र बना दिया है। तो ये भारत का एक अचीवमेंट माना जाएगा कि भारत विश्व के मैप में ऊपर उठ रहा है। तेल शोधक सबसे बड़ा भारत के पास है। इसके पहले अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका में ह्यूस्टन बहुत बड़ा सेंटर है। ईरान में जाओगे तो अबादान तेल शोधक का सबसे बड़ा सेंटर है। तो अबादान पूरे वेस्ट एशिया में अगर हम लोग देखेंगे ना, तो अरब में सबसे बड़ा तेल शोधक हो गया रास तनूरा, लेकिन पूरे वेस्ट एशिया में सबसे बड़ा तेल शोधक हो गया अबादान। अगर हम सीक्वेंस में देखना चाहेंगे तो सबसे बड़ा जामनगर, उसके बाद ह्यूस्टन, उसके बाद अबादान, उसके बाद रास तनूरा। ये 4 सिटीज को अनुक्रम में बिल्कुल याद रखना चाहिए कि तेल शोधक का सबसे बड़ा पोटेंशियल यहीं पर है। हालांकि ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा यूपीएससी में। इस तरह के फैक्ट आपको खुशी दे सकते हैं, मन खुश हो जाएगा कि हाँ, आज सर ने बता दिया तेल शोधक का रैंकिंग कैसे है। आईएएस से, पीसीएस से इसका कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, आप चारों के लोकेशंस को जरूर याद रखो, चारों नाम को याद रखो, तेल शोधक है ये याद रखो। तो आपको अब इसमें हाँ, तेल शोधक बता दिया, तेल का कहाँ जहां पे उत्खनन होता है वो बता दिया। अब आपको बताना है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, उसको कहते हैं टैप लाइन। टैप लाइन क्या है? टैप लाइन को भी याद करने की कोशिश करना है। टैप लाइन, टैप का मतलब है ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन। ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन कहते हैं इसको। ये टैप लाइन दुनिया का सबसे लंबा, जी दुनिया का ये सबसे लंबा पाइपलाइन है टैप लाइन। चाइना अपना काम कर रहा है, वो तो दुनिया में सबसे आगे निकलना चाहता है, लेकिन अभी भी टैप लाइन दुनिया का सबसे लंबा पाइपलाइन है, जो कि अल दहरान से लेकर के और लेबनान के तट पर, वहां पे हाइफा और सैदा 2 केंद्र हैं। अगर इसमें दिया होगा तो सैदा नहीं दिया है, हाइफा इजराइल वाला दिया है। तो देखो यहां पर एक हम पाइपलाइन का निर्माण कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखना है कि ये पाइपलाइन कहां से कहां तक है। तो ये पाइपलाइन हमारा शुरू होता है अल दहरान से। यहां देखो अल दहरान का पॉइंट लिया हमने, और ये पाइपलाइन इस तरह से जाता है और यहां पर ये लेबनान के सैदा, SAIDA, सैदा पोर्ट लेबनान में है। सैदा पोर्ट कहां है? लेबनान में है। तो लेबनान के सैदा और हैफा बंदरगाह कहां है? यह है इजराइल में। ये इजराइल में है हैफा बंदरगाह। तो यहां देखो, यहां से जाने के बाद इसका एक ब्रांच और करके यहां पे हैफा में कर दिया है, यानी 2 पॉकेट्स बना दिया है यहां पे। ये हमारा पाइपलाइन है अल दहरान से लेकर के और हैफा और सैदा के 2 पॉइंट को जोड़ती है। तो पाइपलाइन के द्वारा यहां से तेल यहां पहुंचाया जाता है। उसके बाद यहां से फिर यूरोप और अमेरिका और हर एक जगह पे तेल का व्यापार हो रहा है। तो टैप लाइन समझना बहुत जरूरी है।
सऊदी अरेबिया में कौन कौन से जगहों पे तेल का उत्पादन हो रहा है ये जानो, और सऊदी अरेबिया में टैप लाइन क्या है ये भी आपको जानना है, प्लस वहां के सिटीज वगैरह तो आपको पता ही है, मैंने दिखाई दिया। अब हम लोग तेल में ही, पेट्रोलियम में ही आगे चलते हैं और पेट्रोलियम में देखते हैं कि और पर्शियन गल्फ में कहां कहां पेट्रोलियम मिलेगा और पेट्रोलियम के और बड़े बड़े उत्खनन केंद्र कहां पर हैं। तो हम लोग अगर चलते हैं कटर में चलते हैं तो यहां पे दुखान ऑयल फील्ड्स है, दुखान ऑयल फील्ड्स है, सब लोड नोट करते रहना है आपको, ये पूरा पीटी की तरह और बस एक जनरल इंफॉर्मेशन की तरह चीजें हैं, इसमें कुछ बहुत पैराग्राफ लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप बस नोट डाउन करते रहो। कतर में दुखान ऑयल फील्ड्स है। कतर यहाँ पे एक छोटा सा देश है कतर, दोहा उसकी राजधानी है। दोहा समिट आप लोग को पता होगा या नहीं पता होगा तो बताया जाएगा। तो ये दोहा समिट कतर, और इसी के बगल में बहरीन है। बहरीन में का कैपिटल मनामा है। बहरीन का कैपिटल मनामा। बहरीन को कहते हैं पर्ल ऑफ पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ का ये मोती है। तो आपको याद रखना है कि बहरीन एक्चुअली बेहतरीन देश है और काफी एडवांस देश है। मनामा कैपिटल। दोहा में मैंने आपको बताया कि कहां कहां तेल मिलता है। अब हम लोग यूएई चलते हैं। तो यूएई में कई सेंटर्स हैं, जैसे शारजाह में क्रिकेट होता था, आपको याद ही होगा। तो अगर हम लोग यूएई की बात करें तो यूएई क्या है? यूएई एक परिसंघ है जो कि कैसे बना है? 7 शेखडम से। मैंने बताया था जैसे किंगडम होता है वैसे ही शेखडम है। 7 शेखों का ये अलग अलग 7 राष्ट्र है। और अबू धाबी इनका एक जॉइंट कैपिटल है। इनका जॉइंट कैपिटल देखोगे अबू धाबी है। अबू धाबी कैपिटल है इनका। लेकिन आपको याद रखना है कि अबू धाबी अपने आप में एक राष्ट्र भी है। और यहाँ पे अन्य जो राष्ट्र है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शारजाह है जहां पर क्रिकेट होता था। अब्दुल शेख बुखातिर यहाँ पे जब तक थे तब तक क्रिकेट का आयोजन करवाते थे। तो ये अबू धाबी और ये शारजाह, और यहाँ पर फिर हमारा वो जो इंडियन लोगों का फेवरेट जगह है दुबई है, जहाँ पे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सारे लोग, सलमान भाई, आमिर भाई, सारे लोगों ने जाकर के यहाँ पे अपना घर, जमीन, जायदाद सब बनाया हुआ है दुबई में। तो ये अबू धाबी, शारजाह और दुबई, ये 3 तेल के यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र हैं यूएई में। तो ये तेल के तीनों केंद्र हैं, शारजाह, अबू धाबी और दुबई के आसपास ऑयल फील्ड्स है। तो ये 3 सबसे रिच भी वहां पे हैं, सबसे समृद्ध भी हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं जॉर्डन के अंदर। जॉर्डन क्या है और जॉर्डन की क्या दशाएं हैं? जॉर्डन और सीरिया, याद रखना है आपको कि जॉर्डन और सीरिया सबसे गरीब देश है, सबसे गरीब देश है पूरे पश्चिम एशिया का। सीरिया की क्या हालत है आपको पता ही है कि बिल्कुल तहस नहस है। सीरिया से लाखों लोग वहाँ से माइग्रेट करके यूरोप भाग गए हैं, टर्की भाग गए हैं। जर्मनी ने उन लोगों को शेल्टर दिया है, लेकिन जर्मनी शेल्टर देने के बाद अब बहुत पछता भी रहा है, क्योंकि जो जर्मन लोग हैं वो तो एक बच्चा पैदा करते हैं। सीरिया से गए हुए लोग अब वहाँ असंख्य बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो वहाँ जनसंख्या में एक तरह का फिर विरूपता उत्पन्न हो जाता है। और 2 संस्कृतियाँ एक साथ, जब दूसरी संस्कृति आकर के, बाहरी संस्कृति जब अपना दबाव बनाने लगती है अर्थव्यवस्था पर, या दबाव बनाती है वहाँ के राजनीतिक तंत्र पर, सांस्कृतिक तंत्र पर, तो जो लोकल रिलीजन होता है, जो लोकल संस्कृति होती है, वो वहाँ पे कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होने लगती है। और संघर्ष का कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रारूप जरूर दिखने लगता है, जो कि टर्की में हो रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ISIS का जो क्राइसिस हुआ, इस्लामिक स्टेट का जो क्राइसिस हुआ, ये बगदादी वाला,
उसमें सीरिया से बहुत सारे माइग्रेंट्स जर्मनी गए और जर्मनी जा कर के वहाँ पर जो उनकी आबादी बढ़ती जा रही है, तो जर्मनी में बड़ा संकट सा वहाँ स्थिति उत्पन्न हो रहा है। और फ्रांस में भी लोग गए, टर्की में भी लोग गए ISIS के। तो ये सारे राष्ट्र, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में भी लोग गए यहाँ से माइग्रेट होकर के। तो ये सारे राष्ट्र कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। उसको हम सकारात्मक प्रभाव तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि हर जगह धार्मिक संघर्ष का कोई न कोई, इथनिक क्राइसिस, किसी न किसी प्रकार का निर्जातीय संघर्ष का कोई न कोई प्रारूप दिख रहा है, जो अच्छा नहीं है। और मेरा तो ये मानना है कि अगर आप किसी दूसरे राष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ अपनी संस्कृति के प्रदर्शन करने और अपनी संस्कृति को स्थापित करने से अच्छा है कि उनकी संस्कृति का सम्मान करें। और संस्कृतियाँ सब महान होती है, कोई संस्कृति ऊपर और नीचे नहीं होता है। अब हम लोग चलते हैं जॉर्डन में। तो जॉर्डन क्या है? एक गरीब राष्ट्र है। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। अम्मान आपको देखना है। और ये जॉर्डन डेड सी के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है दुनिया में। डेड सी का बहुत बड़ा पार्ट जॉर्डन के अंतर्गत आता है। और गल्फ ऑफ अकाबा मैंने बताया था, जहाँ पे अल अकाबा एकमात्र बंदरगाह है जॉर्डन का। और सारा व्यापार जो भी जॉर्डन का होना है वो अल अकाबा से ही होता है। तो अल अकाबा जॉर्डन का सब, डेड सी वहाँ का महत्वपूर्ण टूरिस्ट सेंटर, अम्मान वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण शहर। और अम्मान बिल्कुल क्लोज है फिलिस्तीन के। तो जॉर्डन कई बार कोशिश करता है कि हम फिलिस्तीनियों की मदद करें, लेकिन इजराइल उसका बहुत हिंसक जवाब देता है। तो जॉर्डन में जॉर्डन का जो समर्थन है फिलिस्तीनियों का, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है। जॉर्डन अब अपना ही डेवलपमेंट देखने में ज़्यादा लगा हुआ है। जॉर्डन को क्या कहते हैं, इस पर एक विवेचना भी होनी चाहिए। जॉर्डन को कहते हैं हैशेमाइट किंगडम। जॉर्डन को कहा जाता है हैशेमाइट किंगडम। हैशेमाइट किंगडम। जॉर्डन में आज भी राजतंत्र है। जॉर्डन में आज भी सुल्तान है। आज भी वहां राजा रूल करता है। कोई डेमोक्रेसी नहीं है किसी भी कंट्री में, कहीं कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो वेस्ट एशिया का अगर तुम मानव सूचकांक पर देखोगे तो वेस्ट एशिया मानव सूचकांक पे काफ़ी पीछे रहता है। पर कैपिटा इनकम में देखोगे तो काफ़ी आगे है ये। और मानव सूचकांक पे देखोगे तो यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा, तो फ्रीडम टू स्पीच नहीं होगा, तो यहाँ पे विमेंस राइट जैसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे जो पनिशमेंट होता है, जो सजा तंत्र बना हुआ है, वो सब पुराना हम्बुराबी वाला जैसा ही सब है कि पत्थर मार करके। हालांकि बहुत चेंज हो रहा है, धीरे धीरे बहुत चेंज आ रहा है यहाँ भी। थोड़ा और टाइम लगेगा लेकिन चेंज आएगा। और इजराइल को हमने जॉर्डन को हमने बताया कि इसे कहते हैं हैशेमाइट किंगडम। ये हैशेमाइट किंगडम है और सुल्तान यहाँ रूल करता है जॉर्डन में। जॉर्डन की दो फसल बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है जॉर्डन में कॉटन। तो जॉर्डन कॉटन की खेती के लिए दुनिया में जाना जाता है। और दूसरा इसकी खेती है वीट। तो वीट और कॉटन का एक खेती करता है। और यहाँ पर कुछ सिट्रस फ्रूट भी होते हैं। इजराइल से जो सटा हुआ सीमा है वहाँ पर सिट्रस फ्रूट होते हैं। तो सिट्रस फ्रूट में अगर आप जाओगे, जो रसदार फल है, तो उसमें जफ्फा ऑरेंजेज है जो मूलतः इजराइल का है। जफ्फा ऑरेंज जो मूलतः इजराइल का है, लेकिन जफ्फा ऑरेंजेस कुछ जॉर्डन भी ग्रो करता है। तो आपको याद रखना है कि जॉर्डन का मुख्य फसल क्या है? कॉटन, वीट और कुछ सिट्रस फ्रूट्स होगा। और जॉर्डन में कोई पेट्रोलियम नहीं है, कोई वैसा तेल का बड़ा कारखाना नहीं है, कोई कुआं नहीं है। यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिटी है व्यापार के दृष्टिकोण से वो अल अकाबा है यहाँ पर, और अम्मान यहाँ पर उसका कैपिटल है। तो दो ही सिटी मुख्य रूप से है, बाकी आपको कुछ खास नहीं दिखेगा यहाँ पे। तो जॉर्डन का बहुत छोटा सा कहानी रहेगा, इतना ही रहेगा। जॉर्डन का लोकेशन बस याद रखना है आपको। डेड सी के विषय में आपको हम पहले ही बता चुके हैं, कल बता चुके हैं।
और लेबनान हम चलते हैं, एक छोटा सा राष्ट्र है लेबनान यहाँ पर। तो लेबनान शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है वेस्ट एशिया में, व्यापार और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है। ये यूनिवर्सिटीज यहाँ बहुत सारे हैं, यूनिवर्सिटीज यहाँ बहुत सारे हैं। और लेबनान में क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, यहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी है, मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, लेकिन लेबनान में क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे काम करती हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे शिक्षा का बड़ा प्रचार प्रसार है। और शिक्षा कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो शिक्षा का यहाँ पे बहुत, यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं इसको, लेबनान को अ कंट्री ऑफ यूनिवर्सिटीज़, हायर एजुकेशन का एक बड़ा सेंटर है। बेरूत कैपिटल है और सैदा यहाँ का एक पोर्ट है, जो मैंने आपको बता दिया। बेरूत देखो यहाँ लिखा है, बेरूत इसका कैपिटल है। और सैदा, हैफा के ऊपर यहाँ नीचे में सैदा पोर्ट है, SAIDA। तो बेरूत, सैदा और यूनिवर्सिटीज़। और यहाँ लेबनान में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा फसल में, तो सिट्रस। यहाँ भी रसदार, लेबनान में भी सिट्रस फ्रूट सबसे ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु है। ये जो पूरा इज़राइल का और लेबनान का और सीरिया का कोस्टल एरिया और टर्की का जो ये पूरा भाग है, इस तरह से फैला हुआ, ये सब का सब पूरा भूमध्य सागरीय जलवायु का केंद्र है। और भूमध्य सागरीय जलवायु केंद्र में क्या होता है, रसदार फल, शराब निर्माण उद्योग। तो इज़राइल हो, लेबनान हो, यहाँ का शराब, यहाँ का सिट्रस फ्रूट्स बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ का जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल बहुत प्रसिद्ध होता है। तो एक और आप यहाँ लिख सकते हो, जैतून यानी ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। तो ये हमारा वेस्ट एशिया का स्वरूप है। मुझे लगता है मैंने आपको लगभग सब कुछ बता ही दिया और कुछ खास शेष नहीं है। सऊदी अरेबिया भी बता दिया। जितनी जानकारी आपको वेस्ट एशिया पे चाहिए थी, वो सारी जानकारी मैंने आपको लगभग दे दिया है। और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से करो। और अभी इस पे हम आपको एक बहुत ही विशिष्ट लेक्चर अभी लेने वाले हैं आपके लिए। आप एक बार वेस्ट एशिया का पूरा रिवीजन करो। आप लोग का SMS नहीं आने से मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे हो और क्या कर रहे हो। आपके प्रश्न भी नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। टैप लाइन क्या है, पूरे पश्चिम एशिया में तेल के उत्खनन केंद्र कहाँ कहाँ हैं? तेल के उत्खनन केंद्र कहाँ कहाँ हैं? अब आपको बताना है कि पश्चिम एशिया से कुछ प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं और प्रश्न का जवाब दीजिए। पहला प्रश्न, सब लोग एटलस को ध्यान से देखो। एटलस को ध्यान से देखो। और एटलस में देखो कि कर्क रेखा किन किन राष्ट्रों से निकल रही है। किन किन राष्ट्रों से निकल रही है कर्क रेखा?
एसएमएस तो आएगा नहीं आपका। खैर, सऊदी अरेबिया से निकल रही है, यूएई से निकल रही है और ओमान से निकल रही है। अगला प्रश्न, एटलस देखते रहो। कर्क रेखा पर कौन सी, किस देश की राजधानी, वेस्ट एशिया में किस देश की राजधानी कर्क रेखा पर अवस्थित है? नोट डाउन भी करना है, एटलस में पॉइंट आउट भी करना है। इसका उत्तर होगा मस्कैट। ओमान की राजधानी कर्क रेखा पर अवस्थित है ना? तो आप याद रखो कर्क रेखा को। अगला प्रश्न, आपको बताना है कि पर्शियन गल्फ के चारों तरफ कौन कौन से राष्ट्र हैं? पर्शियन गल्फ के चारों तरफ कौन कौन से राष्ट्र हैं? इनको एंटी क्लॉकवाइज सजाएं। पहला होगा ईरान, दूसरा होगा इराक, तीसरा होगा कुवैत, चौथा होगा सऊदी अरेबिया, बहरीन भी एक द्वीप है यहां पे, कतर, यूएई और ओमान का जो ऊपर भाग है गल्फ ऑफ हार्मुज के पास, वहां जो ओमान ने अपना आधिपत्य बनाया हुआ है। तो ये ओमान का भाग। ओके, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज कि भूमध्य सागर से संलग्न कौन कौन से राष्ट्र हैं? भूमध्य सागर से संलग्न कौन कौन से राष्ट्र हैं? भूमध्य सागर से संलग्न कौन कौन से राष्ट्र हैं? टर्की है, साइप्रस भी है द्वीप के रूप में, सीरिया, लेबनान, इज़राइल और इजिप्ट का भाग सिनाई। तो सिनाई को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, वो इजिप्ट का भाग है लेकिन है तो वेस्ट एशिया का पार्ट ना। अब हम लोग को देखना है कि अरब सागर से अगर हम लोगों को ब्लैक सी में प्रवेश करना है, अरब सागर से ब्लैक सी में प्रवेश करना है, तो कौन कौन से सागर दिखेंगे? अपने एटलस पे ध्यान रखो। अरब सागर में हम लोग हैं, वहां पे सुकोत्रा
आइलैंड दिख रहा होगा अरब सागर में। सुकुत्रा आइलैंड पे यमन का कब्जा है। तो अरब सागर से जब हम लोग प्रवेश करेंगे तो पहले मिलेगा गल्फ ऑफ एडन। इसका भी एक लिस्टिंग करना चाहिए आपको। पहले मिलेगा गल्फ ऑफ एडन, और गल्फ ऑफ एडन के बाद मिलेगा बबल मंडेब, बैबल मंडेब। बबल मंडेब को कहते हैं गल्फ ऑफ टीयर्स, लिख सकते हो। इसको कहते हैं गल्फ ऑफ टीयर्स। बैबल मंडेब को कहेंगे गल्फ ऑफ टीयर्स। आंसुओं की खाड़ी कहते हैं। तो आंसुओं की खाड़ी क्यों कहते हैं, यह भी प्रश्न होगा। आंसुओं की खाड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर सापेक्षिक आर्द्रता अति उच्च है। यानी वायु में जलबूंद बड़ी आसानी से बनता है। तो आर्द्रता अति उच्च होने के कारण यहां पर वायुमंडल में जलबूंद निर्मित होते रहते हैं। कभी कभी अचानक ये जलबूंद बिल्कुल किसी फुहार की तरह गिरने लगेगा। इसलिए इसको कहते हैं आंसुओं की खाड़ी। ऐसा कुछ नहीं है कि यहां पे युद्ध हुआ था और कोई मारा गया था, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आगे देखो, बैबल मंडेब के बाद हम लोग इंटर करेंगे तो मिलेगा लाल सागर। लाल सागर मिलेगा। और लाल सागर से फिर इंटर करेंगे तो मिलेगा गल्फ ऑफ स्वेज, स्वेज की खाड़ी। और फिर मिलेगा स्वेज कैनाल, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। और स्वेज कैनाल के बाद मिलेगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के बाद मिलेगा एजियन सी। उसके बाद मिलेगा डारडेनलिस की संधि। डारडेनलिस की संधि। फिर मिलेगा सी ऑफ मारमारा। सी ऑफ मारमारा। फिर मिलेगा बॉस्फोरस की संधि। बॉस्फोरस की संधि। और उसके बाद आप इंटर कर जाओगे ब्लैक सी
आप ब्लैक सी में इसके बाद इंटर कर जाओगे। और ब्लैक सी के उत्तरी भाग को देखो, अगर दिखता है तो। बोर्ड पे तो नहीं दिख रहा है, तो वो कहलाता है सी ऑफ अजो। सी ऑफ अजो। वहां पर स्ट्रेट ऑफ कर्च भी है। कर्च प्रायद्वीप है। कर्च की जलसंधि भी है। तो कर्च की जलसंधि से होते हुए आप प्रवेश कर जाओगे सी ऑफ एजो। और यहीं हमारी यात्रा खत्म होगी। तो इतने सारे सागर महासागर जलसंधियों से होकर के निकलना पड़ेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। जलसंधियों की कहानी, जलमार्ग कैसे निकल रहा है, और अंतिम मैपिंग में आपको अब याद रखना है लास्ट में कि इराक की सीमा किन किन राष्ट्रों से मिल रही है। इराक बहुत इंपॉर्टेंट है। इराक की सीमा किन किन राष्ट्रों से मिल रही है। इराक की सीमा किन किन राष्ट्रों से मिल रही है। इराक की सीमा मिल रही है पहले तो ईरान से। आप देखना शुरू करो, ईरान से। फिर मिलेगी टर्की से और सीरिया से। टर्की से और सीरिया से 3 देश हो गया। फिर जॉर्डन से। पहला तो है ईरान, दूसरा है टर्की, तीसरा है सीरिया, चौथा है जॉर्डन, पांचवा है सऊदी अरेबिया, छठा है कुवैत। सबसे ज्यादा सीमा किसकी मिल रही है? सऊदी अरेबिया की सीमा मिल रही है। अब तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रश्न ऐसा होगा जो वेस्ट एशिया से आए और आप उसका उत्तर न दे पाओ। बिल्कुल नहीं। मैंने येजिद ट्राइब और यहाँ पे जो बेडौइन ट्राइब है उसके बारे में भी बताया, कुर्द ट्राइब के विषय में बताया, अंगोरा के बारे में बताया। कुछ शेष नहीं है अब। लेकिन यहां पर आपको एक हम अब कुछ शेष नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहां पे थोड़ा सा देख सकते हो, गल्फ ऑफ ओमान, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज और पर्सियन गल्फ। तो अगर मुंबई से किसी को अल बसरा जाना हो तो किन किन जगहों पे जाएगा? अल बसरा यहाँ पर है हमारा। तो कैसे कैसे जाएगा वो, क्या क्या होते हुए जाएगा? मुंबई टू अल बसरा। और यहाँ से अगर निकलेगा तो मुंबई टू, ये जो रास्ता है इसको कहते हैं मुंबई टू
इधर निकलेगा, फिर ऊपर जाके मुंबई टू रोस्टोव, ROSTOV। रोस्टोव रसिया का एक पोर्ट है, सी ऑफ एजोव पे, ब्लैक सी वाले भाग पे ही। तो मुंबई टू रोस्टोव रास्ता कैसे जाएगा, मुंबई टू अल बसरा कैसे रास्ता जाएगा, इस तरह के प्रश्न पे आपको प्रैक्टिस करनी है बस। आज बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कैसे जुड़े हुए हो, क्योंकि किसी के SMS नहीं आने से मुझे लग रहा है कि हम बिल्कुल डार्क जोन में हैं। और आप लोगों का SMS नहीं देखना मेरे लिए वो एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रहा है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आज आपको दिया है मैंने। अब एक बहुत ही आवश्यक सूचना, जो फी को लेकर के, इस कोर्स के फी को लेकर के बहुत सारा प्रश्न आते रहता है और बहुत सारे लोग SMS पे लिखते रहते हैं। तो अब आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग 17 तक, इस महीने के 17 तक, 17 के बाद फ़ी इंक्रीज़ करेंगे और बहुत हज़ारों छात्र हम लोग से जुड़ चुके हैं। और उन लोगों के लिए संदेश है जो कि अभी, और शायद इस बैच में एडमिशन भी 17 तक ही रखें या क्लोज़ करें, अभी उसका निर्णय लेना बाकी है, लेकिन फ़ी में इंक्रीज़ होना तय है। और बाद में ये ब्लेम नहीं करना कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं था, आप लोग को मालूम नहीं था और आप लोग नहीं जुड़ पाए हमसे इस मुहिम में। ये एक संयुक्त निर्णय होता है। तो आप लोग पूरे साउदर्न हेमिस्फेयर का और वेस्ट एशिया का इतना भूगोल अच्छे से तैयार करो। और वेस्ट एशिया में आपने देखा होगा कि भू राजनैतिक विषयों को मैंने धीरे धीरे पिक करना शुरू कर दिया है। और वो स्थान जहाँ पे भू राजनीति बिल्कुल गर्म है, जहाँ खूनी हिंसा का चित्र है, जहाँ विवाद है, जहाँ सामरिक स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है प्लेसेस का, वो सब आपको दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। और आपको बिल्कुल IAS PCS के लिए इंटरव्यू तक की तैयारी, कहीं ना कहीं ये बात, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको इंटरव्यू तक प्रभावित करेगी। आपके ज्ञान कोश को बढ़ाना मेरा उद्देश्य है और आपका ज्ञान कोश निश्चित रूप से बढ़ रहा होगा। दिवाली के पूर्व की ये अंतिम क्लास है और इस क्लास के बाद जो हमारा प्लानर है उसमें आपको हम आपके ऐप पे हमारा नोटिस लग जाएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। वैसे आपको हम बता दें कि अब हमारी दिवाली के पहले की ये आखिरी क्लास थी और अब आपको दिवाली की छुट्टियां मनानी है। लेकिन दिवाली की छुट्टियों को मनाने के क्रम में ध्यान रखना है कि पीछे जो पढ़ा गया वो सब भूलना नहीं है, वो सब आपको याद रखना है। आज रजनीश जी भी आखिरी क्लास लेंगे, आज आखिरी क्लास होगा। तो 2 घोषणाएं, आज दिवाली के पूर्व आज हमारी आखिरी क्लास है ना। 11 से छुट्टियां हो रही है, तो 11 से 16 तक छुट्टियां रहेंगी, 5 दिन छुट्टियां रहेंगी। आप लोग दोबारा सुन लो। दिवाली को अच्छे से मनाओ, सेलिब्रेट करो, पटाखा मत चलाओ, प्रदूषण मत करो, खुशियां बांटो, मिठाई गरीब में बांट दो, कोई भूखा है उसको 2 रोटी दे दो। न उसका धर्म देखो, न उसकी जाति देखो, न उसका, वो मानव है, वो इंसान है, वो आदमी है, उसका भी 2 आंख है, वो भी वैसे ही रोता है। गरीब की अपनी एक जाति होती है, गरीब का अपना एक धर्म होता है। तो आप लोगों से प्रार्थना है दिवाली के शुभ अवसर पे कि आप लोग सब मुझे जितना प्यार करते हो उतना ही करते रहो और पूरी ऊर्जा के साथ 16 के बाद हम लोग मिलेंगे। 16 तक छुट्टियां मनानी है आपको, 17 को छुट्टी नहीं है। और मैंने एक बात और कही कि 17 शायद लास्ट डे होगा जब हम लोग इस फी पे एडमिशन लेंगे।
और 17 के बाद एडमिशन का जो फ़ी है उसमें थोड़ा बढ़ोतरी किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आती हैं। टीचर्स पेमेंट का इशू आता है, सर्वर का इशू आता है, टेलीकास्ट का इशू आता है। खैर, ये आपसे डिस्कस नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन आप मेरे फैमिली हो, आप मेरे पार्ट बन चुके हो, तो कई बार कुछ बातें रखनी होती है। तो आपके जो मित्र हैं, आपके जो भी सहपाठी हैं, जो भी अभी संकोच में हैं, वो 18 के बाद ब्लेम नहीं करेंगे कि अब ये हो गया, या दोबारा डिमांड नहीं करेंगे कि सर बढ़ गया, मुझे पहले वाले में ही करवा दो, आपने कहा नहीं था, हमारी तो ये समस्याएं थी। तो हम ये जो इसका डेट शायद 18 तक ओपन रखेंगे, 18 तक ओपन रखेंगे, और 18 तक आप इसी फ़ी पे एडमिशन ले सकते हो। 17, 18 आज से एडमिशन ओपन रहेगा, क्लास बंद हो रहा है, एडमिशन तो ओपन ही रहेगा। और 2 काम और आपको करना है। अब 2 काम करना है। पहला, जो एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया की है, जो रजनीश राज सर पढ़ा रहे हैं, वो एनसीईआरटी आपको खत्म करनी है। नेशनल मूवमेंट की एनसीईआरटी जो क्लास, जो 10वीं के बाद की जो एनसीईआरटी है, 11-12 की जो एनसीईआरटीज आती हैं, उसमें जो इंडियन नेशनल मूवमेंट पे एनसीईआरटी है, उसको इस दिवाली में खत्म करनी है। ज्योग्राफी में आइए, ज्योग्राफी में आपको खत्म करनी है 6, 7, 8 एनसीईआरटी ओल्ड, जो आपने किया भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा। जो लोग नए लोग जुड़े हैं वो लोग पढ़ लें, नए लोग जो जुड़े हैं वो लोग पुराने क्लासेस का वीडियो देखें और कवर अप करने का कोशिश करें। बहुत अच्छा अवसर है कि आप पीछे की चीज़ों को रिवाइज करके अब आगे क्लास का जो इंटेंसिटी होगा, जो वो होगा, वो थोड़ा सा तो अलग होगा ही, क्योंकि अब आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है, आप देख रहे हो कि कैसे पढ़ना है, आप अभ्यस्त हो रहे हो आप धीरे धीरे करके। फिर आपको क्लास 12 की पार्ट 1 नई एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पढ़नी है। आर्थिक एवं मानव भूगोल पे एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। तो आपको याद रखना है कि आर्थिक और मानव भूगोल क्लास 12 पार्ट 1 नई एनसीईआरटी ये दिवाली के अवसर पे पढ़नी है। और मॉडर्न इंडिया की एनसीईआरटी जो इंडियन नेशनल मूवमेंट पर एनसीईआरटी है, उसको भी पढ़नी है। ये 2 एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। 17 को हमसे आपकी पुनः मुलाकात होगी। हमारे तरफ से शुभ दीपावली। आज आप लोगों का संदेश मुझे मिला नहीं, लेकिन आपके मन से जो भाव उठ रहे हैं, आप मुझे मिस करोगे। 5 दिन हम भी मिस करेंगे इस क्लास को। इस क्लास से अनायास अलग ढंग का प्रेम, अलग ढंग का एक स्नेह, एक रिश्ता बन रहा है। और वो रिश्ता बनता है जब आप लोग SMS लिखते हो, लव यू सर लिखते हो, तो मन करता है कि अंदर में क्या है मेरे पास जो हम उड़ेल दें। लेकिन मेरे पास तो बहुत कुछ है, वो धीरे धीरे ही उड़ेलेंगे। अगर ज़्यादा उड़ेलेंगे तो बाढ़ आएगी आपके पास। तो हमारी एक कार्य योजना है, उस कार्य योजना के तहत ही आपको पढ़ना है। और आप इसी तरह से पढ़ते रहो और साथ निभाते रहो हम लोगों का। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, बहुत अच्छा जवाब लिखते हो, बहुत क्विक जवाब लिखते हो। ऐसा लगता है ऐसे होड़ लग गई। हम एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं लोकेशन का, तो एक साथ 100-200 SMS आने लगता है, भीड़ लग जाती है। तो ये देख करके बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये कोर्स तो उन लोगों के लिए भी डिज़ाइंड है जो कि बहुत सारे कोचिंग कर चुके हैं, लाखों रुपया फेंक चुके हैं। ये उनके लिए भी डिज़ाइंड है, उनके लिए भी अवसर है कि हम बेसिक लेवल से कैसे उठाएं। और जब तक मन में अहंकार का त्याग नहीं करोगे, तब तक आप IAS कैसे बनोगे या बड़ा कैसे बनोगे। तो मन से अहंकार का त्याग करना बहुत आवश्यक है। इस दिवाली में जिस अंधकार को दूर करना है आपको, वो आपके है आपके मन का वो झूठा अहंकार, जो आपको झूठा आश्वासन देता है, झूठी तसल्ली देता है आपके मन को। और वो झूठी तसल्ली क्या है कि आपको तो आता है। सच क्या है, आपको नहीं आता है। तो आप सबसे पहले अपने अहंकार का त्याग करो, झूठ बोलना बंद करो, अपने दोस्तों पे धौंस जमाना बंद करो,
मृदुल बनो, विनम्र बनो, सरल बनो, बहुत बड़े इंसान बनोगे, बहुत सफल इंसान बनोगे। जिस फील्ड में जाओगे वहीं बड़ा नाम करोगे, अगर ये गुण आपके अंदर में आते हैं तो। और हम बस इतना कहना चाहेंगे कि जितने पुराने छात्र इसको ज्वाइन कर रहे हैं या ज्वाइन किए हैं या अलग अलग संस्थाओं से भी पढ़ कर के आए हुए हैं, उन लोगों को बहुत धैर्य से धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें सीखनी होती है। हो सकता है कि आपको 60-70% बातें पहले से पता हो, लेकिन जो एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो 2 चीज़ें अलग से मिल रही हैं, जो रिवीजन हो रहा है, उसका भी कोई मोल नहीं होगा। और क्या पता वही चीज़ें, वो एक ही 2 प्रश्न का तो सारा खेल है। यूपीएससी कॉम्पिटिशन्स वही 2-4 प्रश्न का तो खेल है। और जिन छात्रों का हैंडराइटिंग बेहतर है और हिंदी भाषा अच्छी लिख लेते हैं, अंग्रेजी के शब्दावलियों को समझते हैं और उनको याद भी रख लेते हैं, वो लोग तो इस रेस में बहुत आगे चल रहे हैं। और जिन लोगों के पास ये तीनों गुण नहीं हैं, वो तीनों गुणों को लाने के लिए अगले 2 महीने जिहाद कर दो, एक धर्म युद्ध कर दो, एक क्रांति कर दो, जिद में आ जाओ, शपथ लो कि मुझे हैंडराइटिंग इंप्रूव करना है तो करना है, मदद हम करेंगे। और 17-18 के बाद जो क्लासेस हम लेंगे आपकी, उसमें आपके हैंडराइटिंग को इंप्रूव कैसे करना है और कैसे आपको अच्छी हिंदी भाषा लिखनी है और उत्तर लेखन कैसे होना चाहिए, निबंध लेखन कैसे होना चाहिए, कैसी भाषा का प्रयोग होगा, इन सभी चीज़ों पे हम लोग बहुत ज़बरदस्त काम करने वाले हैं और हम लोग करेंगे। दिवाली की फिर से असीम शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं, हृदय के बिल्कुल अंतरतम से आपके लिए शुभकामनाएं। और आप दिवाली को एंजॉय करो, किसी को दुखी नहीं करना है दिवाली पे, किसी से झगड़ा नहीं कर लेना है दिवाली पे। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। हम मिलते हैं आपसे 17 तारीख को। अभी रजनीश जी का क्लास आज होगा, रजनीश जी क्लास लेंगे और रजनीश जी भी आपको आशीर्वाद देंगे। और दिवाली का एक बार फिर से शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। 17 को मिलते हैं। खुश होकर के मिलना, एनर्जेटिक मिलना, ताकत से पढ़ना और बहुत अच्छा करना है ज़िंदगी में। थैंक यू ऑल।